अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 28 ऑफ मैकेनिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमने स्टार्ट किया हुआ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली 7 डेफिनेशन जो है वो पढ़ चुके थे। आज हम डेफिनेशन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट द आर्क लेंथ। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि आर्क लेंथ कहते किसको हैं। तो आर्क लेंथ जो है, जैसे कि नेम से ही इसको हम देख सकते हैं कि ये किसी भी लेंथ की बात हो रही है। तो आर्क फिर किसे कहते हैं? तो आर्क जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी कर्व के लिए। जनरली आर्क वर्ड यूज़ हम कर सकते हैं कर्व के लिए। तो फिर आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कर्व की लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे इन द टॉपिक ऑफ आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फिर मतलब क्या हुआ कि किसी भी कर्व की लेंथ। तो किसी भी कर्व की लेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पोजीशन वेक्टर आर, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारे पास r इज़ इक्वल टू u1 u2 u3। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये ट्रांसफॉर्म किया गया है। उसके बाद है जी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास dr इज़ इक्वल टू करली r ओवर करली u1 इंटू du1। उसके बाद है जी करली r ओवर करली u2 इंटू du2 प्लस करली r ओवर करली u3 इंटू du3। अब प्रीवियस लेक्चर से अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो वहाँ पे हमने करली r ओवर करली u1, ये क्या था? ये एक टेंजेंट था जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग थी? जिसकी डायरेक्शन जो थी वो थी u1 के अलोंग। और इसके लिए जो था वो हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड किया था, और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद इसको हमने रिप्रेजेंट किया था h1 h2 और h3 की फॉर्म में। तो वहाँ से अगर हम इनकी वैल्यूज़ लेना चाहें तो वो क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास? करली r ओवर करली u1 की वैल्यू थी हमारे पास h1 e1 du1। इसी तरह से करली r ओवर करली u2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? वो थी h2 e2 और du2 एज इट इज़। उसके बाद करली r ओवर करली u3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? h3 e3 du3। और यहाँ पे h1 h2 और h3 ये क्या थे भला? ये थे, ये वैसे तो शो कर रहे थे करली r ओवर करली u1 का जो मैग्नीट्यूड था उसको, लेकिन इनको हमने एक स्पेशल नेम भी दिया था और वो नेम था स्केल फैक्टर्स। और नीचे जो है वो बताया गया है कि ये किस तरह से वैल्यूज़ निकाली गई हैं। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि E1 और H1 की जो वैल्यू है
वो किस तरह से आई थी। उसके बाद है जी, चूँकि टॉपिक हमारा था आर्क लेंथ का, तो आर्क लेंथ का फार्मूला जो है वो क्या है। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ds इज़ इक्वल टू dr मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। उसके बाद dr का मैग्नीट्यूड ये कैसे निकालते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीक़ेकार जो है वो बयान करने लगे हैं। तो ये देखिएगा कि dr को जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dr डॉट dr। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, dr स्क्वायर और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, dr। तो दोबारा से इसको सॉल्व आउट करने के बाद dr डॉट dr स्क्वायर रूट को सॉल्व आउट करने के बाद दोबारा से हमारे पास आंसर में यही आ जाएगा। तो dr मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dr डॉट dr की मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। ये इस तरह से हमने क्यों लिखा है, ये इस तरह से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम आर्क लेंथ के लिए एक फार्मूला डिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। उसके बाद है जी फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स हैं और वो रिज़ल्ट्स क्या हैं, कि अगर हम बात कर रहे हों कि आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स हों, E1, E2 और E3, तो इनका आपस में प्रोडक्ट लेने से आंसर कब 0 आता है और कब 1 आता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं कि जब i का डॉट हम i के साथ लेते हैं तो आंसर आता है 1, और जब हम i का डॉट j के साथ लेते हैं यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के साथ, तो आंसर क्या आता है, 0। तो चूँकि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर i को मोस्टली हम रिप्लेस करते हैं E1 के साथ, j को रिप्लेस करते हैं E2 के साथ और k को रिप्लेस करते हैं E3 के साथ। तो जब हम E1 का डॉट लेंगे E1 के साथ तब भी आंसर 1, जब E2 का डॉट E2 के साथ लेंगे तब भी आंसर 1, और E3 का डॉट जब हम E3 के साथ लेंगे और तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या देगा, वो 0। E1 का डॉट E2 के साथ, E2 का डॉट E3 के साथ और E3 का डॉट E1 के साथ, इन सारों के डॉट प्रोडक्ट जो हैं वो क्या आएंगे, 0। उसके बाद जी हम अपने रिक्वायर आर्क लेंथ की तरफ चलते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ds इज़ इक्वल टू dr डॉट dr स्क्वायर रूट। तो अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी बचेगा हमारे पास ds स्क्वायर इज़ इक्वल टू dr डॉट dr। ठीक हो गया। उसके बाद है जी dr की वैल्यू अभी जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखी थी, और वो वैल्यू थी कुछ इस तरह से, dr इज़ इक्वल टू h1 e1 du1 प्लस h2 e2 du2 प्लस h3 e3 du3। तो ये जब ये dr की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे dr डॉट dr में, तो dr का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे dr के साथ तो
ये आ जाएगा हमारे पास ds²। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो E1 का डॉट आ जाएगा E1 के साथ, E2 का डॉट आ जाएगा E2 के साथ, और E3 का डॉट आ जाएगा E3 के साथ। और बाकी जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसका आंसर तो आ जाएगा 1। तो बाकी जितने भी डॉट प्रोडक्ट होंगे उन तमाम का आंसर आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर ds² इज इक्वल टू h1² du1² प्लस h2² du2² प्लस h3² du3²। और जब हम दोनों साइडों पर दोबारा से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ds इज इक्वल टू h1² du1² प्लस h2² du2² प्लस h3² du3²। and that is the required formula for arc length। तो जब भी हम किसी भी कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करनी होगी तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और अपनी रिक्वायर आर्क लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक लेक्चर्स की अच्छी से समझ आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।